everyone, welcome to my video। A फाइल 1 का एपिसोड नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है अब हमारी एन दूध के अस्पताल पे काम करने के लिए आ चुकी थी और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है जहाँ पर रोज वालाई को अपने फाउंडेशन का एक मेंबर क्लियर कर देता है और उसके बाद जो फाउंडेशन उसने ओपन किया हुआ था अपने पापा के नाम से उसका सुपरवाइजर जो एजेंट डॉक्टर सुपरवाइजर इनको अपॉइंट करता है। ये देखने के बाद वालाई को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब ये तो पता नहीं कि रोज ने किस रेंज में उसे ये पोस्ट दे दिया, लेकिन ये चीज हमारी वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो वालाई थी वो एन को इसी बात के लिए बहुत ज्यादा सुनाने लग जाती है और एन बेचारी पहले तो बताने की ट्राई कर रही थी ऐसी कोई भी बात नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। जब उसकी बहन उसकी बात हुई बिल्कुल भी ध्यान में देती तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और रो रही होती है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जब एन हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है तो वहां पर अपनी फ्रेंड को देखती है जिसका नाम पॉप है और वो अभी उसकी मॉम की पर्सनल नर्स थी और वो बोलती है तुम फिक्र मत करो हम साथ में रहने कर लेंगे। हर थे भी वहीं पर आया हुआ था और थे इस हॉस्पिटल में सर्जिकल डॉक्टर था और वो एन को ना बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसके कंसर्न से साफ साफ दिखाई दे रहा था और इतने डिसाइड करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए साथ में काम करना है और इनके लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जब रोज अपनी मॉम के पास आता है तो वहां पर पॉप तो थी लेकिन एन नहीं थी। एन के बारे में रोज पूछता है तो वो बोलती कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, उससे फीवर हो रखा है। मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा स्ट्रेस हो गई, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी उसे इन्फॉर्म किए बगैर, इसलिए ऐसा वो बोल के हंसने लगते हैं। जिसको सुनने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि कहीं सीरियसली बीमार तो नहीं और उसके बाद वो इसे करने के लिए चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वो सो रही होती है तभी रोज उसके सर पे से हाथ रखने वाला था लेकिन एन की आंखें खोलती है और उसके बाद वो उसे पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोज बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी मॉम के देखभाल करने के लिए फोन किया था और यहाँ पर तुम्हें उल्टा है किसी और को फोन करना पड़ा है तुम्हें देखभाल करने के लिए। तभी एन बोलती कि मेरी आंख लग गई थी मैं जा रही हूँ। तभी वहां पर देव आ जाता है और खेत के आने के बाद वो उसे बोल रहा था कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा प्लीज कुछ खा लो चलो और आज रेस्ट ले लो, लेकिन वो से बोलती कि नहीं अगर मैं अभी कुछ और करने जाऊंगी तो मुझे यहाँ पर लोग सुनाने लगेंगे कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रही हूँ तो रहने दो के बोलती है। और उसके बाद जो रूस था वो थे को पूछता है कि तुम तो सर्जिकल डॉक्टर हो यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद जो था वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलकर लाया हूँ और ऐसा नहीं कि मैं अपने दूसरे वार्ड पे नहीं आ सकता, लेकिन आप यहाँ पर सीईओ ना तो सीईओ क्या कर रहा है इस में ऐसा वो पूछता है। और उसके बाद जो थेप था वो एन को बोलता है कि चलो कुछ खाने के लिए एन मना करती है लेकिन वो थेप के साथ निकल जाती है। रोज उन दोनों को देख रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है रोज वेट कर रहा था एन का शिफ्ट खत्म हो जाए। जब वो बाहर आती है तो उसे बोलता है कि कुछ खाने के लिए चलो। एन मना कर रही थी तभी रोज बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर खाने के लिए नहीं चलोगी तो तुम्हारी दोस्त ये बोलेगी कि मैंने तुम्हें ज्यादा काम करवाया तो चुपचाप चलो बोल के उसे लेके चला जाता है। और उसके बाद वो लोग स्ट्रीट पे कुछ खाने लगते हैं। एन बिल्कुल भी खाने के लिए रेडी नहीं हो रही होती है तभी रोज उसे ऐसे ऐसे चीजें बोल रहा था ताकि एन परेशान हो जाए और वो चुपचाप खा ले। और वो बोल रहा था कि अगर तुम सही सलामत नहीं रहोगी तो तुम मेरी मॉम का ख्याल नहीं रख पाओगी तो चुपचाप खाओ बोल रहा था। ऐसे ऐसे ताने मार रहा था। एन गुस्से में आके सारे खाना खाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एन को रोज उसके घर तक ले आता है लेकिन घर से निकलते टाइम वो ऐसे गिरने वाले थे। रोज उसे उठाता है। एन बोल रही थी कि हटाओ मुझे जरूरत नहीं है मैं चल सकती हूँ। रोज बोलता है कि कोई जरूरत नहीं और उसके बाद उसे ऐसे उस पर ले जाता है सोफे पे और उसे रखता है और उसके सर पे चिपका गया था। और उसके बाद एन रोज को बोलती है कि तुम्हें इस तरह से मेरे ख्याल रखने का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे हाथ मत लगाओ बगैर कोई रीजन ऐसा हो बोलती है। सुनने का रोज होता है कि क्यों तुम्हारा डॉक्टर फ्रेंड है तुम्हें टच कर सकता है क्या ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो रोज था वो पूछता है कि तुम इतने बड़े घर में अकेले रहती हो क्या तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। ये सुनने के बाद एन बोलती है कि मेरे मॉम पापा बहुत पहले अलग हो चुके थे। और उसके बाद पूछता है तुम्हारे पापा कहाँ है
तभी एन बोलती है कि उनकी ऑलरेडी नई फैमिली है। और मॉम की बात सुनने के बाद एन बोलती है कि उनकी मौत हो चुकी है हीट एंड रन केस में। और उसके बाद वो सॉरी बोलता है कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए। और उसके बाद एन बोलते है कि तुम्हें पता है मेरी मॉम की मौत तुम्हारे हॉस्टल पे हुई थी, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? तभी जो रोज है वो बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे उसके बारे में पता होनी चाहिए? तभी एन पहले तो कुछ सोचती है और उसके बाद उसे ऐसा लगता है शायद कि ये उसे अभी बताना सही नहीं है। और उसके बाद ऐसे ही बात को टालती है कि ऐसे में बस बता रही थी। और उसके बाद वो बोलती कि इस बात को इतना सीरियसली मत लो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो एंथी उसे फिर बता देता है कि निथान अभी रूज को डबल क्रॉस कर रहा है। और ये सब सुनने के बाद जो एंथी काफी परेशान हो जाती है। और उसके बाद वो असल में अभी वाले से बात करने के लिए गई हुई होती है उसके घर पे, लेकिन वो देखते है कि वहाँ पर निथान और वाला का तो रोमांस चलने वाला था। ये देखे हुए तो शौक में आ जाती है। और उसके बाद निथान उसे देखने के बाद थोड़ा अंदर चला जाता है रूम के अंदर। और उसके बाद वालाई को पूछती है कि ये तुम्हें फोर्स कर रहा है ना तुम्हारे साथ, मतलब इस तरह से चिपकने के लिए, वो तुम्हारा सिचुएशन का फायदा उठा रहा है ना, ऐसा वो पूछ रही थी। वालाई कुछ भी बोल नहीं रही थी। और वो बोलते कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया ना तो मैं रूज की मौत को मार डालूंगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। और हमें दिखाया जाता है जब बाहर निकलती है तो उसके बाद जो निथान था वो अंदर से बाहर आता है। और वो वालाई को बोलता है कि अगर तुम्हारी बहन ने हमारे बीच में टांग लगाने की ट्राई भी किया तो मैं एक ही टाइम पे तुम दोनों बहन की लाइफ तबाह कर दूंगा, ऐसा वो बोलता है। सुनने के बाद वालाई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। निथान निकल जाता है घर से। और उसके बाद जो थी वो चली जाती है घर के अंदर। वो देखती है वालाई तो अपने हाथ को काटने वाली होती है और वो उसे जैसे तैसे संभालती है। और वो ये तो समझ चुकी थी कि जो निथान था वो उसकी बहन का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है उसे हमेशा। और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसे आज तक इसके बारे में पता नहीं था। उसे इस बात का डाउट था कि निथान और वालाई के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन किस प्रकार फिर उसे पता नहीं था। और ये तो फैक्ट था कि निथान वालाई की सिचुएशन का फायदा ही ले रहा था। बस जब भी उसे जरूरत पड़ती थी वालाई की तब तक उसके पास आता था। और हमें दिखाया जाता है जिस तरह से अपनी बहन को सुला देती है। और उसके बाद उसे कॉल आता है निथान का। और निथान उसे वीडियो कॉल में बताता है कि अगर तुमने आज के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करूंगा तुम्हें आइडिया भी नहीं, साथ में तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। वो भी सेम डायलॉग बोलता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बहन के सारे काले करतूतों की जो चिट्ठा है ना मेरे पास है, तो समझ जाओ, ऐसा वो बोलता है। वालाई को ऐसे देखने के बाद, निथान की हरकतें देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है और वो काफी परेशान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है जो वालाई थी वो सो रही होती है। वो कुछ इतना ज्यादा डरावना सपना दिखती है कि वो सीधा उठती है और सोचती है कि ये सब स्टार्टिंग उसकी मम्मी यानी कि नागपुर से हुई थी, तो मैं उसी को खत्म कर दूंगी तो सब कुछ खत्म होगा। और उसके बाद हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। एंड काफी परेशान थी और वो ऐसे जब वो जगती तो दिखती है वहां पर तो वाले नहीं है। वो भी भागते हुए निकलते हॉस्पिटल के लिए क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है उसकी बहन कहाँ पर हो सकती है। और हॉस्पिटल पे भागती हुई आ रही थी, बहुत घबराई हुई थी। एंड तो वो उसे देख लेता है। वो उसे पूछता है क्या हुआ है। वो उसे कुछ बोलने बगैर सीधा वो उसके मॉम के ऑफिस पे चली जाती है, ऑफिस यानी कि सॉरी वार्ड पे। लेकिन वहां पर तो पॉप थी और वो बोलती कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद रोज पूछता है मेरी मॉम ठीक है ना। पॉप बोलती है कि हाँ ठीक है, बस वो तुम्हारी मॉम की थोड़ी सी ना वो हार्ट बीट ज्यादा हो रही थी तो इसलिए मैंने एम को बुलाया था। और वो भागती आ रही थी और वो नहीं चाहती थी शायद कि तुम परेशान हो जाओ और तुम इसके पीछे पीछे आ रहे हो, ऐसा वो बोल देती है। सुनने के बाद रोज का डाउट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन पॉप ने आज सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ था। और उसके बाद जो पॉप थी वो रोज को कुछ बहाना करके बाहर भेज देती है। और उसके बाद वो हरे को बोलती है कि वालाई को एम को बोलती है कि यार तुम्हारी बहन ने इतनी दिक्कतें क्यों क्रिएट करवा रही है तुम्हारे बीच में, तुम्हारी लाइफ में, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद उसे वॉशरूम की तरफ ले जाती है जहाँ पर वालाई थी। और वालाई को देखने के बाद एम भागते हुए वालाई के पास जाती है और उसे बोलती कि तुम ठीक हो ना। वो बोलती कि तुम ठीक हो, तुम्हें पता है ये क्या कर रही थी। और उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो वालाई थी उस सच में पीट का काम तो तमाम करने वाली होती है, लेकिन वहां पर पॉप ने आके उसे संभाल लिया था। और उसके बाद जैसे रोज आने वाला था तो उसने उसे वॉशरूम में छुपा दिया था ताकि ये वालाई के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए और उसके इंसानों में
कि उसे एन को ना आने देने के लिए सब किया था, और वो ही जो याद कर रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारी बहन की प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद जो एन थी वो पॉप को बोलती कि प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अगले सीन में दिखाया जाता है जो वान थी वो असल में रूस के साइड पे थी, तो उसका कुछ खास रीजन तो अभी रिवील नहीं हुआ, लेकिन हमें ये जरूर बताया जाता है कि जो रूस था उसी ने मिथान के पीछे उसे भेजा हुआ था, क्योंकि वो मिथान को अच्छी तरह से जानती थी और वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन जहाँ पर रूस एन के पास आता है और उसे बोलता है कि एक प्रोजेक्ट है, हमें किसी भी कीमत पे साथ में करना है। एन बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम की देखभाल करने के लिए आई हूँ, किसी और प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसे सुनने के बाद रूस उसे बोलता है कि तुम्हारे पास मुझे मना करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तो मैं तुम्हारी बहन के वायरल कर दूंगा। और उसके बाद एन परेशान होते उस पेपर को पकड़ लेती है, और उसके बाद एन ऐसे उस पेपर को पढ़ रही होती है, और तभी वो देखती है कि जिस टाइम पे वो उससे पहली बार मिली थी वो वाला फाउंडेशन वहीं पर काम करना था, और वही चीजें वो कुछ फ्लैशबैक्स वो भी याद कर रही थी और रोज भी याद कर रहा था। तो असल में क्या हुआ था ना, एन को पता चला था उसकी बहन और उसके पापा को डेट कर रही है, और उसके बाद उसने उसकी फैमिली से दूर जाने की बहुत ज्यादा ट्राई किया। इवन वो असल में तो डॉक्टर प्रकोप के हॉस्पिटल पर ही काम करने के लिए आने वाली थी, लेकिन जब वो देखती है वहां पर रूज है और सब लोग तो इस चीज को ना इतना फेस करना नहीं चाहते थे, इसीलिए दूसरे अस्पताल पे उसने ट्रांसफर के लिए परमिशन ले ली थी। लेकिन जब वो वहां पर गई थी तो उसने ये देखा था कि रोज वहीं पर है, और उसने वहां से भी काम करने के लिए मना कर दिया। और उसके बाद रोज जब एन को देखता है तो उसे बुलाने की ट्राई करता है। ये बात तब की है जब वो एक्सीडेंट से बाहर आ चुका था एन को देखभाल करने से, लेकिन एन उसे इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाती है। तो ये सारी चीजें रूज भी याद कर रहा था और एन भी याद कर रही थी, और हमें ये दिखाया जाता है कि एन रूज को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ फीडबैक देना है, तुम अगर फ्री हो तो। रूज बोलता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, कल देंगे, और तुम्हें कल कहीं जाना है हमारे मीटिंग के लिए, ऐसा वो बोलता है और वो फोन को कट कर लेता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो रूज था वो एन को लेने के लिए आया था। एन पूछते हैं कि बाकी एम्प्लॉय कहाँ पर है जो हमारे साथ जाने वाले हैं। रूज बोलता है कि बाकी एम्प्लॉय तुम्हारे में बस हम दोनों ही काम करने वाले साथ में, ऐसा वो बोलता है। सुनने के बाद एन काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी और वो उसे बोलता है कि चुपचाप गाड़ी में बैठो, और एन में बैठ जाती है। सो एन रूज से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। रूज बोलता है कि क्यों, एक हॉस्पिटल की डॉक्टर और सीईओ कहीं जा नहीं सकते क्या मीटिंग में, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद ये लोग एक फाउंडेशन में जाते हैं जो रूज के पापा का ही फाउंडेशन था, वहां पर ये लोग कुछ काम करते हैं और उसके बाद फोटो क्लिक करवाते हैं। और हमें दिखाया जाता है रूज इस बच्ची से बात कर रहा था, और यहाँ पर एक और बंदी आती है जो शायद यहाँ की मेड या नर्स में से कुछ होगी। वो बता रही थी कि आप 2 साल में यहाँ पर बहुत टाइम आए हैं, मुझे लगा नहीं था कि आप इतना चेंज होंगे, 2 साल पहले आप कुछ और थे और अभी कुछ और लग रहे हैं, ऐसा बोल के उसे थैंक यू बोल रही थी। यहाँ के बच्चों का ध्यान रखने के लिए एन दूर से ये सब देख रही थी। जाते टाइम एन उसे पूछती है कि 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, तुम अपने हॉस्पिटल को छोड़ के यहाँ क्यों आए थे। ऐसा सुनने के बाद दूध कुछ नहीं बोलता। एन बोलते कि आई एम सॉरी, शायद मैंने गलत सवाल पूछा। सो हमारा सीन फिर से उसी प्रथा है जहाँ पर एक रिवर जैसा था जहाँ पर वो बैठ रहा था और एन भी वहीं पर थी। रूज बोलता है एन को कि ये सब तुम्हारी बचे हुआ है, तुम्हारी बहन के बचे हुआ है, पता है क्यों, तुम्हारी बहन की वजह से मेरे पापा मारे गए, मेरा आश्रम से चला गया, मेरी मॉम बीमार है और मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी गलती मेरी ही, मुझे तुम्हें कभी देखना नहीं चाहिए था, तुम्हें मिलना ही नहीं चाहिए था, पता है, ऐसा वो बोलता है। एन बोलती है कि मुझे पता है मेरी बहन ने जो भी किया वो बहुत गलत था, उसके मेकओवर करने के लिए, उसको मतलब ठीक करने के लिए मैं मुझसे जो बन पाएगा मैं करने के लिए रेडी हूँ। और मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि डॉक्टर प्रकोप की वजह से मेरी फ्यूचर बनी और मेरी बहन ने उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, ऐसा वो बोल के वहां से जाने वाली होती है। तभी रूज उसे बोलता है कि मेरी गलती थी कि मैं तुमसे पहली बार मिला, पता है मैं 2 साल पहले तुमने पूछा था कि मैं वहां पर क्यों आया था, तुम्हें मिलने के लिए आया था, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने तुम्हें देखा था और मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस नदी तक आ गया था, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि गलती तो मेरी थी, मैं तुम्हें
तुम्हारे पीछे आना ही नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में तुम्हारे पीछे आ रहा था। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था और तुम वहां से भागे जा रही थी। मुझे लगा था मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि तुम तो कुछ और हो। और मेरे पापा के फोन पे तुम हमारी बहन का नाम लेके आई, तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे बारे में इतना सोचना ही नहीं चाहिए था। ऐसा वो बोलता है एंड उसे बोलते है कि आई एम सॉरी, जो भी हुआ है ना उसके लिए मैं जितना भरपाई करूँ ना, मैं करने के लिए रेडी हूँ। और अभी के लिए मैं तुम्हारी मॉम को ठीक होने तक मैं तुम्हारे मन का ख्याल रखूँ, इससे बेटर मैं कुछ और कर नहीं सकती। आई एम सॉरी, जो भी मेरी बहन ने किया वो गलत था, लेकिन इसके लिए मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी बोल के वो बोलते हैं कि मैं इसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी और कभी भी तुम्हारी लाइफ में रिग्रेट नहीं होने वाली, ऐसा वो बोलती है। और वो जाने वाली होती है, रोज उसे रोकता है और उसके बाद उसे किस करता है, हमें दिखाया जाता है। एंड उसे बोलते है कि मैं ऐसा रिएक्ट करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच में, प्लीज हमारे बीच में कोई भी चीजें कॉम्प्लिकेट मत करो, ऐसा वो बोलती है। वो जाने वाली होती है और तभी रोज उसे पानी में अपने साथ खींच लेता है और उसके बाद एंड बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम क्या कर रहे हो। तभी रोज बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो स्विमिंग कर रहा हूँ बोलता है, और वो ऐसे ब्लश कर रहा था, यानी कि रोज एन को बहुत पसंद करता है। ये तो इस एपिसोड तक हमें पता चल गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है एन रोज रात को वापस आ रही होती है, तभी उनका गाड़ी खराब हो गया और उसके बाद वो गाड़ी को देखते हैं पहले, और उसके बाद एक बंदा वहाँ पर चल रहा था, यानी कि शायद वो वहाँ का लोकल होगा। रोज पूछता है कि यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या, मतलब कोई क्या रही। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं सर, यहाँ तो 5 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद दोनों ही परेशान हो जाते हैं और वो बंदा ये बोल देता है कि आपको थोड़ा आगे एक घर मिलेगा, वो होमस्टे जैसा है, वरना तो यहाँ पर कोई होटल भी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद एन रोज उस घर पे चले जाते हैं, लेकिन हर फिल्मी ड्रामे की तरह यहाँ भी एक ही बेड था और काफी छोटा सा था। एन को रोज बोलता है तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। ये सुनने के बाद एन बोलती कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम बेड पे सो जाओ, तुम्हें आदत नहीं होगी ऐसे सोने की, मुझे तो आदत है, मैं सो जाऊंगी बोल के वो सोफे में सोने लगती है। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों ही सो नहीं पा रहे थे। एन बोलती है कि चलो साथ में सोते हैं, कोई बात नहीं, वरना तो दोनों ही ऐसे देखते रहेंगे एक दूसरे को बोलती है। और उसके बाद वो रोज के साथ एक ही बेड शेयर करती है और एन तो सो गई, लेकिन रोज तो काफी ज्यादा खुश था। आज पता नहीं अचानक से रोज का तो अलग ही मूड बना हुआ था, काफी खुश था। सुबह भी वो एन को देख रहा था। तो कुछ देर बाद दिखा जाता है जो एन थी वो तो शायद वक्त पे चली गई होगी, और रोज जब उठता है एन को नहीं देखता। एन का फोन बज रहा था, तो ये थे निकल किया हुआ था। जब थे रोज का वो साउंड सुनता है एन के फोन में, वो पूछता है कि तुम्हारे साथ एन का फोन क्या कर रहा है। तभी वो बोलता है कि वो वक्त पे गई होगी, जैसे आएगी मैं बता दूंगा। फिर बोलता है कि तुम फिर से जबरदस्ती एन को अपने साथ लेके गए हो ना। तभी रोज बोलता है कि ये काम क्यों नहीं करते, जब वो आएगी तो खुद पूछ लेना, अभी मेरा सर मत खाओ बोल के फोन को रख देता है। तो ये काफी परेशान होता है, क्योंकि वो एक तो एन को पसंद करता था और दूसरी बात वो उसे ऐसा लग रहा था कि पक्का रोज से कोई जबरदस्ती इससे उसका ना चाहे हुआ, ऐसा होता है ना, फोर्सफुली कुछ काम करवाया होगा, ऐसा सोच के वो बहुत परेशान हो रहा था। अगली सीन में दिखाया जाता है वालाई वो फोटो देखती है जहाँ पर रोज और एन साथ में थे, मतलब वो फाउंडेशन का प्रोग्राम वाला फोटो, जो देख के वालाई का तो दिमाग ही सनक जाता है। तभी उसे कल आता है रोज का कल आने के बाद वो थोड़ा शांत होती है और वो होने से करती है। तभी रोज उसे पहले सॉरी बोलता है, उसे बताए बगैर ही वो उस इवेंट के लिए चला गया था, उसे बताने का मौका नहीं मिला। अब रोज के सामने तो वालाई काफी ज्यादा नॉर्मल रिएक्ट करती है, इसीलिए उसे इस ओके बोल देती है। और उसके बाद रोज बोलता है कि मुझे तुमसे वो डिस्कस करना था फाउंडेशन के प्रोग्राम को लेकर, तो हम क्या मिल सकते हैं प्राइवेट में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे। वाले बोलते कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पे आ जाओ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम वाला सीन, रोज और वाला डिनर कर रहे होते हैं। तभी रोज
एक तो व्हाइट शर्ट पहना हुआ था बंदे ने, इतना हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। उसी टाइम पे रेड वाइन उसकी बॉडी पे गिर गया, तो अब शर्ट को साफ करना पड़ेगा। वो वॉशरूम में चला जाता है और वो ऐसे अपनी बॉडी को साफ कर रहा था। वाले तो घूम घूम के जूम कर करके देख रही थी उसकी बॉडी को, और तभी हमें दिखाया जाता है वाला अंदर जाती है और वो बोलती है कि मैं देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, नहीं ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद रोज बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। तभी वाला ही टिश्यू पेपर लेके उसकी बॉडी को ऐसे पोंछने लगती है। पोंछने तो क्या बोलूं, वो तो फील ही ले रही होती है। उसके बाद वो अचानक से रोज को किस करने लगती है और इनका तो भयंकर वाला रोमांस स्टार्ट हो गया था। लेकिन गाइस ये तो सपना था वाला का। सो सेम चीज अभी रिपीट होता है। वाला अंदर जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, इसलिए मैं देखने आई थी। और उसके बाद रोज बोलता है कि कोई बात नहीं, और उसके बाद उसकी बॉडी को फिर से पोंछने लगती है जैसे उसने इमेजिन किया था, और वो उसे ऑलमोस्ट किस करने वाली थी, लेकिन रोज तो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ये देखने के बाद वाला शॉक में आ जाती है। रोज उसे सॉरी बोल के वहां से निकल जाता है और वाला उसे पूछती है कि क्या पता तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरी बहन के लिए कोई फीलिंग है क्या जो मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हो। तभी रोज बोलता है कि नहीं तुम्हारे बहन के लिए कोई फीलिंग है मेरे दिल में। ये सुनने के बाद वाला बहुत खुश हो जाती है और उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसे फिर से ऐसे चिपकने की ट्राई कर रही थी, बेसिकली किसी करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन रोज बिल्कुल भी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता और उसे बोलता है आई एम सॉरी ये मत करो। तभी वाला उसे बोलती है कि क्यों नहीं, क्या तुम अभी भी मुझे अपने पापा की मिस्टेक समझते हो ना। तभी रोज बोलता है कि इसके बारे में हम बात ना करें तो ही बेटर है, ऐसा हो बोल देता है और उसके बाद हो जाने वाला था। तभी वाला उसे बोलती कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है, प्लीज यहाँ पर रह जाओ, लोग जैसा समझते ऐसा नहीं था हमारा रिश्ता, बोल के उसे मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रही थी। और उसे बोलती है कि डॉक्टर कागो ने मुझे सब कुछ दिया था जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए था, तो मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती थी। और उसके बाद वो एक ग्राफ भी दिखाती है उन्हीं का। सो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कागो ने सच में वाला के इम्तिहान पे सब कुछ कर दिया था। और वाला ने जब रीजन पूछा तो उन्होंने ये बताया था कि उनकी वाइफ को हॉस्पिटल नहीं चाहिए, उनकी बेटी बस एक साइकियाट्रिस्ट बन के रहना चाहती है, मैनेजमेंट उसे नहीं करना। रोज गुस्से में वहां से चला गया। तो इस हॉस्पिटल को किसी सही हाथ में तो देना था, इसीलिए वो वाला को दे गए थे, क्योंकि कोई भी इस हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए नहीं था। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ड्राफ्ट वाला बिल जो विल होता है ना, जो वसीयत, उसमें नीचे आई लव यू वाला भी लिखा हुआ था। ये सब दिखाती है वाला और वो बोलती है कि डॉक्टर काकू मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं था, मैं बस उनका रिस्पेक्ट करती थी, ऐसा वो बोलती है। और रोज बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तब तुम हॉस्पिटल के लिए कोई असली वारिस नहीं था, लेकिन अभी तो मैं हूँ ना, तो क्या तुम मुझे सब कुछ वापस कर सकती हो। तभी वाला बोलती कि नहीं मैं नहीं कर सकती। ये सब सुनने के बाद वो कि क्यों। तभी वाला ऐसा बहाना करती कि क्योंकि कोई और जो इस सब पाने के पीछे है, मुझे तो बस एक बेड के तरह एक मछली में जो होता है ना, एक कांटे की तरह फंसाया हुआ है, ऐसा वो बोलती है। और जब रोज पूछता है किसकी बात कर रहे हो तो वो बोलती है कि मिथान। और वो बोलते है कि मिथान अगर सब कुछ ना पालेगा ना मेरा इस्तेमाल करके तो वो मुझे मार डालेगा। तुम ही सोचो ना मैं कैसे ये सब तुम्हें वापस कर सकती हूँ, वरना तो मुझे मार डालेगा। मेरी लाइफ इतनी भी सस्ती नहीं जो मैं ये सब प्रॉपर्टी के चक्कर में खो दो, बोल के उसे मैनिपुलेट करती है। रोज उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तुम सच बोल रहे हो तो मैं कुछ भी करके मिथान को साइड कर लूंगा, बस तुम्हें मेरा सब कुछ मुझे वापस लौटाना है। वाला ही तो उस टाइम पे तो ओके बोलती है, लेकिन जैसे ही रोज चला जाता है तो वो एक फ्लैशबैक याद कर रही थी। तो पहले मिथान के साथ उसका रोमांस हुआ, उसके बाद वो बाहर आई तो देखती है कि डॉक्टर प्राकोप को ऐसे बेड पे ले जाया गया था। वो उस रूम में जाती है तो डॉक्टर प्राकोप को तो वो आ चुका था और वो पहले ड्रामा करती है कि आप ठीक हो ना, मतलब उसे पता नहीं था कि डॉक्टर प्राकोप को मिथान और उसके बारे में पता चल चुका है। सो वो डॉक्टर प्राकोप सब कुछ बताते और बोलते कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मिथान एक दूसरे को ऐसे कर रहे थे और मैंने सब कुछ देखा, तुम बहुत गंदी हो, बोलते डॉक्टर प्राकोप ने बोला था। और इसके बाद उनका हाथ लेवल और बढ़ गया था और वाला वहां से भाग गई थी। और अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है वाला बोलते कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, इनफैक्ट मुझे तो तुम भी चाहिए ताकि तुम्हारी मॉम एक
एक बंदी को ऐसे दिखेगी कि उसने उसके बेटे और पति दोनों को उससे छीन लिया और मैं उसे ना हार्ट अटैक के मारे मरवाना चाहती हूँ और इससे पहले तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा रोज, आम सॉरी मुझे तो तुम भी चाहिए बोल के वो एक इवनिंग सी हंसी हंस रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है एम के घर के दरवाजे पे कोई ऐसे नॉक कर रहा था। अंदर जाती है और वो निकाल के सीधा दरवाजे पे आती है तो वो दिखती है रोज है। रोज तो शौक हो गया, वो बोलता कि क्या बात है तुम मुझे आज खत्म करने वाली हो क्या? एन बोलती कि मुझे लगा कोई और होगा। उसके बाद रोज उससे पूछता है कि तुम्हारे पास गन क्या कर रहा है? तभी एन बोलती है मेरे पापा का है, जब मम्मा पापा अलग हो गए थे तो एक गन यहीं पर था, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो पहले तो अपने फैमिली के बारे में कुछ चीजें बताने लगती है। रोज को पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी रोज बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है। और उसके बाद वो वीडियो दिखाता है और वो बोलता है कि आर यू श्योर वालाई को निथान प्रेशराइज कर रहा था, मतलब वो होता है ना कि अपने मन मर्जी से उसके साथ ही, ऐसा तो नहीं लगता ना तुम्हें सच में वाले को फोर्स कर रहा है? याद करती है वो मोमेंट और उसके बाद वो बोलती कि आई एम नॉट श्योर। और उसके बाद वो बोलती है लेकिन निथान के हरकतों से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाले को फोर्स कर रहा है। ये सुनने के बाद रूज बोलता है कि चलो अभी के अभी उससे बात करने के लिए जो एम थी रुच को रोकती है, बोलती कि पागल हो क्यों, उसने वार्न किया हुआ है, उसने धमकी दिया है मुझे, मेरे घर पे आके वीडियो बना के उसने बोला है कि अगर उसके बारे में किसी को भी बताऊंगी तो वो मुझे और वाले को नहीं छोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब करना सही होगा, ऐसा बोल के उसे रोक देती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो रूस था उनके पूरे घर में CCTV कैमरा लगवा देता है ताकि उनके साथ कुछ भी हो तो हद से रोज यहाँ पर आ पाए और वहां से चला जाता है। एंड ये चीज काफी अच्छी लग जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है जो वालाई थी वो अभी रुच से बात कर रही होती है और उसके बाद अब यहाँ पर एन आ जाती है और वालाई एन को बोलते है कि आओ मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके बाद वो उसे एक ऐसे सीढ़ी के नीचे वाले एरिया पे ले जाके एक वीडियो दिखाती है, बोलते कि ये देखो, और जहाँ पर रुच और वाला ही रोमांस कर रही थी, यानी कि अब उसने तो ऐसे किस करने की ट्राई किया लेकिन वीडियो से ऐसा लग रहा था कि दोनों का भयंकर चल रहा है। सो वो दिखा के बोलती कि देखो ये मेरे साथ बहुत खुश है, प्लीज हम दोनों भी इतना आने की ट्राई भी मत करना। एंड बोलते कि मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा वो बोल देती है। सुनने के बाद वो बोलते कि आई होप तुम मेरे बन सकती नहीं तोड़ोगी बोल के जो वाला की वहां से चली जाती है। ये सारी चीजें एन सुन रही थी और वाला बेचारी उसे वो तो चली गई और एन वो सारी मोमेंट्स याद कर रही थी जहां पर रोज उसका ख्याल रखने का ड्रामा कर रहा था, उसे किस कर रहा था और उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो वहीं पर ऐसे चुप के रह जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो क्रिएटिव बहन थी जेन जो रोज को पसंद करती थी, वो वाले को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी बहन और रुद एक ही होटल पे एक ही रूम पे रहे थे, नाइट स्टे किया था। ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एन को कॉल करके बोलती कि मैं अभी के अभी निथान को एक्सपोज कर दे ताकि सारा मामला खत्म हो, क्योंकि रुद ने बोला हुआ है एक बार निथान एक्सपोज हो जाए तो हमारी बातें बन सकती है। एन उसे रोकने की ट्राई करती कि प्लीज ऐसी बातें मत करो प्लीज। तो अभी वाला को ऐसा लग रहा था कि वो इसलिए रोक रही है ताकि रुज और वाला एक ना हो सके, लेकिन उस बेवकूफ को थोड़ी पता था कि ये सब वो उसी के लिए कर रही है। और हमें दिखाया जाता है एन काफी परेशान थी और वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस वालों को बुला लेती है, वहां पर निथान भी आ जाता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा वाला एन को कॉल करके बोलती है कि मैं निथान को एक्सपोज कर रही हूँ, तो इसी बात की वजह से भागती है रुद के पास आती है और उसे सारा मामला बताती है और वो बोलती है कि प्लीज तुम वाला को बचा लो, उसे रोक लो, अगर निथान को एक्सपोज करेगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो रूस था वो साफ साफ मना कर देता है। वो पूछता है कि तुमने बोला था ना हमारे जो रास्ता तो अलग अलग होना चाहिए, तो ये सही वक्त है, उसने तो सारा पंगा स्टार्ट किया है, तो एटलीस्ट वो एक्सपोज होगा तो ठीक है, तुम्हारी बहन भी बकी जाएगी और वो भी पंगा जाएगा, मुझे तो कुछ हेल्प नहीं करनी बोल के उसे साफ साफ मना कर देता है। क्योंकि रूथ बिल्कुल भी वाला की बात में ऐसा कर नहीं पा रहा था कि वो अभी खुद को एक्सपोज कर सकती है, वो बस ऐसे ड्रामा करे उसे ऐसा लग रहा था। और जो एन थी वो बोली थी कि प्लीज मदद कर लो, और वो जब मना कर देता है तो एन बोलती है कि ठीक है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा बोल के वो बाहर निकलती है। और हमें दिखाया जाता है वाला
देखो वाला ऐसे आपको याद ही होगा वाला कितनी बड़ी सेल्फिश बनती है, तो वो बिल्कुल भी अपने आप को एक्सपोज करने वाली नहीं थी, ना ही वो निधान का नाम मेंशन करती है। वो कुछ भी ऐसे बातों को घुमा फिरा के अपने सक्सेस की स्टोरी बताने लगती है। तब तक एन वहां पर एक पेपर लेके आ चुकी थी, जहाँ पर जो रूथ की मॉम का डायरी का जो नंबर प्लेट था 15 साल पहले वो वाला पेपर था, और वो रूथ को दिखाती है, बोलती कि ये देखो। रूथ बोलता है ये क्या है, तब एन बोलती कि तुम्हें याद होगा मैंने बताया था मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था इटालियन में और इसी हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई थी, तो जो गाड़ी यूज किया था वो तुम्हारी मॉम का गाड़ी था, ये देखो नंबर प्लेट तुम्हारी मॉम ने आज तक चेंज किया है। रूथ बोलता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तभी एन बोलते है कि अगर तुमने मेरी बहन को नहीं रोका निधान को एक्सपोज करने से तो ट्रस्ट में मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, तुम्हारी मॉम का सच निजात के सामने लाऊंगी। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम मेरे बातों पर ऐसा करोगे या फिर नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारी फैमिली का इतना बड़ा नाम है, ऑलरेडी मेरी बहन और तुम्हारे पापा की वजह से तुम्हारी इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी है, तो सोचो एक और कंट्रोवर्सी तुम्हारी फैमिली के लिए कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, तो चुपचाप मेरी बहन की हेल्प करो वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगा, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वाला अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और वो फिर से बात को घुमा फिरा कर बोलने वाली थी कि मुझे किसी ने फोर्स किया है ये सब करने के लिए, और तभी रूथ उसे कॉल करता है और वो बोलता है कि प्लीज किसी को भी एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए और जो भी था तुम्हें हार्ट कर सकता है, ऐसा वो बोल देता है। आप देखो एजेंट ऑडियंस हम जान सकते हैं ये सब एन ने बोलने के लिए कहा था, तभी जाके रोज ने बताया था, आज रोज ने भी अपनी मॉम को बचाने के लिए सब किया था। आप वाला ही तो वाला ही है, वो तो गलत ही समझ लेती है। और रोज इस तरह से बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लिए और जो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तो वो तो बस हाव में ओढ़ने लग जाती है और बातों को जैसे तैसे घुमाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहीं पर एंड कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है एन और रूथ का डिस्कशन, जहाँ पर रूथ को अभी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम ऐसा कुछ कर सकती है, मतलब लिटरली एक इंसान रोड पे मरने के कगार पे है और उन्होंने हेल्प नहीं की। आप एक बेटा होकर अपने माँ के बारे में गलत चीज तो कोई भी नहीं सुन सकता, शायद रूथ के साथ भी यही हो रहा होगा। और एन बोलती है कि मेरे पास एविडेंस है, एक काम करो तुम अपने मॉम के डॉक्टर से बात कर लो, क्योंकि उस दिन मेरी मॉम का ट्रीटमेंट उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ पर उस डॉक्टर से बात करने के बाद भी कुछ खास पता चल नहीं पाया था। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो एन थी एन नहीं चाहती थी कि उस डॉक्टर को ये पता चले कि वो उसकी भी मॉम थी। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो एन थी वो बोल रही थी कि तुम्हें तो किसी की बात में भरोसा नहीं, एक बात बताओ तुम बस ये दिखाती हो कि तुम लिखती हो, लेकिन ये नहीं कि तुम्हारी फैमिली ने हमारे साथ क्या किया था। अगर उस दिन तुम्हारी मॉम की गाड़ी मेरी मॉम को ऐसे ना ठोकती तो शायद ये सब स्टार्ट होता ही नहीं, बोल के उसे कंफर्म कर रही थी। लेकिन रोज बोल रहा था कि ये सब तुम्हारा या तुम्हारी बहन का प्लान होगा, हम से सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर दुनिया को ये दिखाने के लिए कि पहले हम लोगों ने कुछ किया उसके बाद ही तुम लोगों ने हम पे ऐसे इस तरह से अटैक किया, मतलब वो होता है ना कि सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा बोल के उसे ब्लेम कर रहा था। एन बोलती है कि तुम्हारी सबसे तो सब कुछ प्लान है ना, तुम वाला के साथ इतना अच्छा होने का ड्रामा करते हो, वो भी तुम्हारा प्लान है, तुम्हारे रिवेंज का प्लान है, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो एक बात बताओ तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते हो, ये भी तुम्हारे प्लान का एक पार्ट है ना, ऐसा हो बोलती है। और उसके बाद एम बोलते हैं कि तुम अपना प्लान तो तुम्हारा प्लान तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, लेकिन रोज मेरी बात प्लान सुनो बोलती है। और बोलती है कि अगर तुमने किसी भी कीमत पे मेरी बहन का इस्तेमाल करके अपने रिवेंज को लेने की ट्राई भी किया तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी तुम्हारी मॉम ने क्या किया था। अब देखो ये बात सच हो या फिर झूठ हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन सोसाइटी जरूर जज करेगी तुम्हारी मॉम को, तुम्हारी फैमिली को बोल के वहां से चली जाती है। एन काफी गुस्से में थी। पहले तो एन जाके अपनी बहन को समझाने की ट्राई करती है, लेकिन उसकी बहन ठहरी एक नंबर की ढक्कन वो हमेशा की तरह एन को ही उल्टा सुना देती है, जिस बात की वजह से वो बहुत परेशान होके वो बैठी हुई थी। रोज को दिखाया जाता है नेक्स्ट रोज जाता है वहां पर अपने हॉस्पिटल पे, उसे पता चलता है एन ने आज ऑफ डे लिया हुआ है, मतलब आज वो छुट्टी पे है। तो आप रोज सोचता है कि ये कहाँ चली गई, तो असल में एन गई हुई थी निधान के पास, वो उसके फार्मास्यूटिकल पे गई हुई थी। और यहाँ पर हम सीधा बात करें तो एन पहले निधान को वार्न करती है कि वो कोई भी ऐसी बेवकूफी ना करे जिसकी वजह से उसकी बहन हॉट हो सकती है, यानी कि वाला है। लेकिन निधान है वो तो काफी एटीट्यूड में था, काफी कमेंट में था और उसका मजाक बना रहा था।
एंड बोलते कि अगर तुमने मेरी बहन का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। और निथान का पारा सनक जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बहन का पीछा छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कि कुछ लिए बगैर मैं छोड़ दूंगा, बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुम चाहिए बोल के उसे सोफे पे फोर्स करता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बड़ी चाहिए, क्या मिल सकता है बोल के उसके साथ जबरदस्ती करने की ट्राई करता है एंड उसे हटाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी हो नहीं रहा था। लेकिन लकीली वहां पर राती आ जाती है, राती यानी कि वान, और वो बोलती कि ये सब क्या चल रहा है। एंड उठती है और पहले तो वहां पर एक फ्लावर पॉट था जो होता है ना कांच वाला, वो निथान के सर पर बेल मारती है और उसके बाद वहां से भाग जाती है। निथान बोलता है वान को कि उसके पीछे जाओ और हमें दिखाया जाता है हमारी एंड वो भागने की ट्राई कर रही थी। वान बोलती कि चलो मैं तुम्हें कहीं घर से बाहर निकालती हूँ और वो उसे बाहर निकालने में सक्सेसफुल भी हो जाती है वान को। एंड पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तभी वान बोलती कि वो मैटर नहीं करता, तुम ऐसे चली जाओ प्लीज, निथान बहुत गंदा इंसान है, प्लीज आज के बाद कभी भी ऐसी बेवकूफी मत करना कि तुम इस तरह से यहाँ बोल देते हैं। और हमें ये पता चलता है कि जो वान थी असल में जब वो निथान को डेट कर रही थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी निथान से, लेकिन उस बंदे ने उसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से मार पीट के उसका बेबी को गिराया था और उसके बाद उसे ऐसे बांध के रखा हुआ था हॉस्पिटल पे। और उसका जो मतलब निथान था ना, वो पैसे उसके मुंह पे फेंक के चला गया था और उस टाइम पे रूज ने उसकी मदद की थी, तो वो रूज के लिए कुछ भी कर सकते थे, मतलब उसने उसकी जान बचाई थी। तो अब वो निथान के साथ रहकर ही निथान के सारे इंफॉर्मेशन रूज को दे रही थी, तो इतना था इसका पास। सो हमें दिखाया जाता है एंड जैसे तैसे वहां से एस्केप कर चुकी है। वान के पास निथान आके पूछता है कि वो कहाँ गई, तो वान कुछ भी बहाना लगा देती कि अरे वो तो भाग गई, लेकिन आपके सर पे चोट क्यों हुई, ये सब चल क्या रहा था वाला ड्रामा करती है, जिस बात की वजह से निथान ऐसे सनक जाता है और वहां से अंदर रूम के लिए निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है एंड जैसे अपने घर पे पहुंचती है तो रोज भागते आता है और उसे गले लगाता है एंड उसने कि चल क्या रहा है, वो उसे धक्का देती है, बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये सब क्या कर रही हो। और तभी रोज बोलता है कि आज के बाद ऐसी कोई भी बेवकूफी मत करना, पता है मैं कितना और था तुम्हारे लिए, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो, मैं डील कर लूंगा ना निथान से, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, बोलता है। एंड तो सोच नहीं पाती कि इससे क्या हो गया, बार बार ये अच्छा बनता है फिर से बुरा बनता है, उसे तो समझ में आ नहीं रहा था। और वो जाने वाली थी ये बोल के कि माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है रोज उसे किस करता है तो एंड को बड़ा गुस्सा आता है, वो उसे एक तमाचा मारती है, बोलती कि ये सब करना बंद करोगे। आई नो मेरी बहन ने बहुत गलत किया है तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारी मॉम के साथ, तुम्हारे डैड के साथ, तुम्हारी सब कुछ छीन चुकी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ कि शायद जरूर करूंगी, मैं ट्राई कर रही हूँ तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट करने का, तुम्हारी मॉम को रिकवर करवाने का, लेकिन तुम ये सब करना बंद करोगे। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरी फीलिंग कोई मजाक नहीं है, मैं कोई खिलौना ही नहीं हूँ जो जब मन चाहे आके खेल लिया और उसके बाद छोड़ दिया। मेरी भी फीलिंग है, मुझे भी पेन होता है, मुझे भी बहुत तकलीफ मिलती है, तो इस तरह के ड्रामे करना बंद करो, ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें मेरी फिक्र है, मुझे पता है तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें बस अपना बदले से मतलब है, जो मेरी बहन ने किया तुम्हारी फैमिली के साथ उसका ऐसे सब कुछ छीनने के लिए सब कर रही हो, लेकिन मेरी फीलिंग के साथ प्लीज मत खेलो ना, ऐसा बोल के रो लेती है और उसके बाद वो अंदर चली जाती है। रोज वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, अगर नॉर्मली बोलो तो रोज आज स्पेशलिस्ट था, लेकिन रोज के एक्शन से ये जरूर हम जान सकते हैं कि वो एन को बहुत पसंद करता है, भले ही वो अब इस बात को एडमिट ना कर पाए, लेकिन वो पसंद तो बहुत करता था। और हमें दिखाया जाता है रोज बोल तो कुछ नहीं पाता, लेकिन वो पूरे रात भर एन के घर के सामने ऐसे खड़ा हुआ था। सुबह एन आती है रोज के पास और वो बोलती है कि निथान ऑलरेडी हमारे घर पे कैमरा लगा के बैठा हुआ है, उसे सब कुछ पता चल रहा है, प्लीज यहाँ से तुम चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रॉब्लम हमें फिर से आ जाए, ऐसा वो बोलती है। तभी रोज उसे सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। बाद में एन स्माइल करती है, तो असल में क्या था ना, एन के घर पे जो सीसीटीवी कैमरा था वो तो खुद रोज ने लगवाया हुआ था, जिसके चक्कर में एन के फोन पे सब कुछ डाटा सेव था और वो देख रही थी कि पूरे रात भर रोज वहीं पर बैठा हुआ था, इसीलिए
वो उसे वहां से भगा देती है निधान का बहाना करके। सो हमें दिखा जाता है अगले वाले सीन में रोज जाता है अपने ऑफिस के लॉयर के पास और बोलता है कि एन के मॉम के साथ जो भी हुआ है उसके बारे में पता लगा हुआ है कि उस दिन एक्सीडेंट सच में हुआ था या नहीं हुआ था, तो कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, सब कुछ पता एन के लिए बोलता है। और उसके बाद वो एन के पास आता है और वो बोलता है कि मैंने सब बोला हुआ है, जल्दी सच पता चल जाएगा। एन बोलती कि सब तुम इसलिए कर रहे हो ना ताकि मुझे गलत साबित कर सको। तभी रोज बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस मेक श्योर करना चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हें हार्ट ना करे, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि मामला जल्द से जल्द निपट जाए, मैं ये भी चाहता हूँ अगर तुम्हारे मॉम के साथ सच में गलत हुआ है तो उसकी पनिशमेंट किस बेटी को मिलना चाहिए, बोलता है और वो चला जाता है। तो हमें दिखा जाता है अगले वाले सीन में जो वालाई थी और रोज को बुलाती है और दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। सो एक्चुअल क्या था ना, रोज ने तो अपनी मीडिया में सब कुछ बोलने के लिए रोक लिया, तो वाला ने कुछ बहाना करके उसे ऐसे बुलाया हुआ था और तभी वो बाहर जाती क्योंकि निधान आया हुआ था, निधान ने उसने मैसेज किया हुआ था। और वो ऐसे ड्रामा करती है कि वो उसको कॉल लगाती है और उसके बाद निधान सीधा उसका गला पकड़ रहा था और वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा, ब्ला ब्ला। सो हमें दिखा जाता है रोज भागते हो जाता है और एन और वाला और निधान को रोक लेता है और बोलता है कि सब क्या चल रहा है, मुझे कोई बताएगा। और उसके बाद निधान वहां से चला जाता है। सो गाइस इस तरह से वाला शायद प्रूव हो गई कि निधान उसे फोर्स कर रहा था शायद चीज करने के लिए देवाल से, अगर वो निधान के उधर जाएगी तो वो उसे मार देगा। सो यही चीजों प्रूव करने के लिए सब कर रही थी और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो वाला थी वो उसको मैनिपुलेट तो कर चुकी थी और बाद में हमें पता चलता है ये सब उसने खुद ही करवाया था और वो उसे कार तक छोड़ने के लिए आता है और जो वाला थी वो उसे कार के अंदर आने के लिए बोलती है, कुछ ड्रिंक खाने के लिए बोलती है ताकि वो उसे डायरेक्टली बोल सके, मतलब उसकी इतनी मदद करने के लिए। और उसके बाद वो ऐसे अपना कोई भी झूठा मोटा स्टोरी बताने लगती है कि किस तरह जिम्मेदार से डाइवोर्स किया करता था और उस दिन क्या हुआ था, जिसमें उसकी 99% स्टोरी तो झूठी थी। और यहाँ पर वो ये भी बोलती है कि एन बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो निधान से मिली हुई है, वो बस तुम्हारी नजर में अच्छी बनना चाहती है और मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहती है, वो मुझसे जलती है, ऐसा बोल रही थी। सीरियसली ये बहन तो कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक है। हमें दिखाया जाता है जो रोज को जो ड्रिंक दी हुई थी तो उस ड्रिंक को पीने के बाद रोज बहुत बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसे बेड पे ले जाती है। तो आपका हम केस कर सकते हैं कि वाला के क्या इरादा था रोज को लेकर। सो हमें दिखाया जाता है जो वाला थी उसने देखा हुआ था रोज ने किस तरह से एन को गले लगाया था, उसे किस किया था, तो उस बात की वजह से वो सड़क गई थी और उसने आज ये सब काम कर दिया था। तो वो अपनी बहन को कॉल लगाती है और उसके बाद वो बोलती है प्लीज मेरी मदद करो, वो कौन काट देती है। और एन तो बेचारी अब सीधी सादी बहन वो भागती आती है वाला के पास, उसे डरता कहीं निधान ने कुछ किया ना हो, वो भागती आती है पूरे घर में ढूंढती है और उसके बाद वो उसके बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में जाने के बाद वो देखती है कि नजारा तो कुछ और ही बता रहा था। ये देखने के बाद बेचारी उसका तो दिमाग ही मतलब घूम जाता है, उसे तो समझ में आ नहीं रहा था ये क्या चल रहा है, लेकिन वो एम्बैरेस बहुत ज्यादा थी। इसी बात की वजह से वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। रोज उसके पीछे पीछे निकलने वाला था, वाला उसे रोकने की ट्राई कर रही थी लेकिन वो उसे धक्का देके वो एन के पीछे पीछे चला जाता है। एन को रोज रोक के बोलता है कि तुम भाग क्यों रहे, क्या हुआ है। तभी एन बोलती है कि तुम वाला के पास आओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो। तभी रोज बोलता है तुम्हारे दिल में मेरी फीलिंग है ना, जो तुम मुझे तुम्हारी बिल्कुल देख नहीं पाए, वो तो सीधा सीधा पूछ लेता है। तभी एन बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इन मैटर क्या करता है कि मैं तुम्हारे क्या फीलिंग रखती हूँ या फिर नहीं, मुझे जाओ तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ, वाला के पास बोलती है। तभी जो रोज था वो बोल रहा था कि तो अगर ऐसी बात नहीं तो तुम इस तरह से क्यों आई, तुम वो देखी कि इतना ज्यादा हॉट फील क्यों हो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, बोल रहा था। ये सुनने के बाद एन बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई टॉय नहीं हूँ, जो जब मन चाहे खेल लिया, जब मन चाहे छोड़ दिया, मैं तुम्हारे लिए कोई भी नहीं हूँ, नहीं तुम मेरे लिए कुछ हो तो प्लीज मेरी लाइफ को इंटरफेयर करना बंद करो, बोल के उसे धक्का देके वहां से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में वन आई हुई थी रोज से मिलने के लिए। तो असल में क्या था ना, जब वाले ये सब काम कर रही थी तो वाले को ऑलरेडी पीछा की हुई थी और वो
वहीं पर बैठ के सारा फिल्म कर रही थी, यानी कि रोज को 2 सेकंड में सारा सच पता चल गया कि ये सब वालाई का सेटअप है। और उसके बाद वन बोले थी अब तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता इस एविडेंस के साथ। तभी रोज बोलता है कि इसके साथ क्या करना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है, सही वक्त आने पर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ऐसा हो बोलता है। और उसके अंदर दिखाया जाता है जो निदान था ओला के पास आके फार्मास्यूटिकल के पेपर साइन करने के लिए बोलता है। अब तक तो वालाई और निधान हापा पार्टनर थे, लेकिन अभी उसे पूरा फार्मास्यूटिकल चाहिए था। और पहले तो वालाई मना कर रही थी, लेकिन अब वालाई की इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वो निधान को मना कर सकती है, तो उसे किसी भी कीमत पे उस पेपर को साइन करना पड़ता है। निधान चला जाता है वहां से और वालाई काफी ज्यादा गुस्से में होती है। बॉब और एन बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों की किसी भी कीमत पे उस दिन जो ड्राइवर था यानी कि मनप्रीत का गाड़ी चला रहा था उसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी रोज उनकी बातों पर भरोसा कर नहीं रहा था और एन इस बार गलत साबित होना नहीं चाहती थी, इसलिए एटलीस्ट अपनी बातों पे यही बातें ये लोग कर रहे होते हैं और रोज इनकी बातें सुन रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो एन थी वो डॉक्टर प्रासिद को बुला लेती है और उनको सारा सच बता देती है। तो सुनने के बाद प्रासिद बोल रहा था कि उसने ट्राई किया था अपनी मॉम को बचाने का, तभी वो बोलती है कोई बात नहीं, बात तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन प्लीज आप मुझे ये बताओ कि उस दिन सच्ची में गाड़ी कौन चला रहा था, आपको और ड्राइवर के बारे में कुछ आइडिया है। तभी प्राचीन बोलती थी मुझे इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन डॉक्टर प्राचीन को ये जरूर पता चल गया था कि वालाई ने उन्हें क्यों फायर किया था और उसके बाद वो सॉरी भी बोल रहे थे। एम बोलती है कि हमें किसी भी कीमत पे रियल ड्राइवर को पता लगाना पड़ेगा ताकि हमारी बात सही साबित हो पाए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वान थी वो आती है रोज के पास और वो निधान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देती है कि निधान हर मुमकिन ट्राई कर रहा है कि अब वो सीईओ बन जाए और उसके पास इतनी तगड़ी चीजें है कि जो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मना नहीं कर सकता, तो इसीलिए जल्द से जल्द निधान को रोकना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रही होती है। फिर ये सारी बातें सोचने के बाद परेशान हो जाता है क्योंकि वो अब किसी भी कीमत पर अपने हॉस्पिटल को किसी और तीसरे बंदे के हाथ में तो जाने देना नहीं चाहता था। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो एन थी वो अपने रूम पे थी, तभी वहां पर निधान आ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से बुली करके उसे वार्न करके जाता है कि अपनी बहन को और रोज को बोलो कि मेरे मामलों से दूर रहे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम्हारी बहन और तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। और इसके बारे में रोज को पता चल गया क्योंकि अब वान ने ऑलरेडी रोज को इन्फॉर्म कर दिया था। रोज काफी परेशान होता है और उसके बाद वो एन के पास आके उसे बोला था कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, ऐसा बोल के ओढ़े था और वो बोल रहा था कि उसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा उल्टा तो नहीं कर दिया। एन तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वहां पर कभी थीप और पॉप आ जाते हैं। थीप को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो देख रहा था बार बार रोज की वजह से एन प्रॉब्लम में आ गई थी। वो उसे ऐसे धक्का देके बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, ये तुमसे बात करना नहीं चाहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार उनके लाइफ की दिक्कतें ला रहे हो, जिस चीज से तुमसे मिली है इसे बस दिक्कतें ही हो रही है, मुझे लगता है तुम इसके लाइफ की सबसे अलग की चीज हो, प्लीज इसे परेशान करना बंद करो बोल के उसे लेक्चर छाड़ रहा होता है। और उसके बाद इवन दोनों में ही लड़ाई होने वाली थी क्योंकि आज थीप का गुस्सा शांत होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था और एन को बीच में आना पड़ता है दोनों को शांत करने के लिए। ये सीन में दिखाया जाता है रूज चला जाता है पुलिस वालों के साथ निधान के फार्मास्यूटिकल में। ऐसे तो उसके पापा का ही फार्मास्यूटिकल था, लेकिन अभी के लिए वो निधान का था और वहां पर वो गया था रूज निधान को एक्सपोज करने के लिए। लेकिन वहां पर जाने के बाद होता ये है कि जो निधान था रूज को ये वार्न करता है कि अगर तुमने आज कोई भी बेवकूफी कर दी तो मैं ये बता नहीं सकता कि वाले या फिर एन के साथ क्या होगा, और उन दोनों की सेफ्टी के लिए रूज को तो वापस आना पड़ता है। लेकिन ये सब कराने वाला रूज नहीं बल्कि हमारी वालाई थी। उसने ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि इस फार्मास्यूटिकल में कुछ चल रहा है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल पहले वालाई को मिला था लेकिन निधान उसे मार पीट के वो ले चुका था। और हमें अब अगले सीन में दिखाया जाता है जो हमारा बंदा था निधान वो चला जाता है वालाई के पास, वो उसे बुरी तरह से मारपीट करने लगता है और उसके बाद वो सारा वीडियो और फोटो बना के वो एन को भेज देता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बहन ने अपनी हद पार कर दी और रूज भी अब मेरे बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है, तो उन दोनों को लाइन पे तो लाना ही पड़ेगा ना, ऐसा वो बोल रहा था। एन काफी परेशान हो जाती है और उसके बाद वो ये सब दिखाने के लिए रूज के पास चली जाती है और वो रूज को रिक्वेस्ट करती है कि उन दोनों बहनों के
लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। रूज बोला था कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आज पीछे हटा हूँ। ये सुनने के बाद एन बोलती कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मेरे लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर हो पाए तो मेरी बहन के लिए करो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारा मेरी बहन के साथ कुछ रिश्ता है, ऐसा वो बोल रही थी। और वो बोलती है कि मैं अपनी बहन की बहुत भलाई चाहती हूँ और मैं कभी भी अपनी बहन की खुशियों को स्पॉइल नहीं करूंगी, ऐसा वो बोल लेती है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो हमारा रूज था वो एन का केयर कर रहा था। वो पूरी रात वहां पर बैठ रहा था, क्योंकि नितान ने तो वार्निंग भेजा हुआ था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो वो उसी फर्ज को पूरा करने के लिए वहां पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट डे एन उसे थैंक यू बोलती है और हॉस्पिटल में एक और चमत्कार हो गया कि जो मॉम थी वो उठ जाती है, मॉम यानी कि हमारी नानपीठ। और वो उठने के बाद डॉक्टर प्राचित आए हुए थे और वो पूछते हैं उस रात के बारे में, उस दिन एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन जो हमारी मॉम थी वो तो बिल्कुल भी उस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी और वो ड्रामा करती थी मुझे तो कुछ याद नहीं है वाला, जो टिपिकली याददाश्त आने का ड्रामा करती है वही वो कर रही होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मॉम को सब कुछ याद था और वालाई ने जो बोला था वो भी याद था। अब वो और भी ज्यादा डरने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो रुस्ता एन को पूछता है कि अब तो तुम्हारी मम ठीक, अब तो मेरी मम ठीक हो गई, क्या तुम हॉस्पिटल छोड़ने वाली हो? तभी एन बोलती है कि मुझे लगता है अब मेरा यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है, मैं जिस मकसद की वजह से यहाँ पे आई थी वो तो पूरा हो गया, तो अब मैं यहाँ से जाना ही सही समझती हूँ, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद रूज बोलता है कि अगर मैं बोलूँ कि तुम यहाँ पर रुक जाओ तो क्या रुकोगी, लेकिन वो ये आंसर देती उससे पहले वहां पर वाले आ जाती है और उसके बाद काम खत्म, यानी कि कोई फायदा नहीं। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो वालाई थी और नागपीठ को व्हीलचेयर पे उठा के ले आई होती है और उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुमने जो कारनामा किया था उसका तो सजा तुम्हें मिलना चाहिए ना, तुम्हें क्या लगता है तुम व्हीलचेयर में बैठोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, बोल के उसे डरा के धमका के वहां से गिराने का ड्रामा करने लगती है। ऐसे वो गिराने वाली नहीं थी सीढ़ी से, लेकिन वो उसके मुंह से सच उगलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है नागपिंग कितनी बड़ी चुड़ैल है। लेकिन वहां पर एम आ जाती है और अभी वाले जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाती। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो ड्राइवर था वो एन को देख रहा था और उसे सारी चीजें याद थी, लेकिन वो अपनी मालकिन यानी कि रूज की मॉम की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और हमें दिखाया जाता है शाम को जब वो ड्राइवर एन को छोड़ने के लिए आया हुआ था रूज के कहने पे, तो वो उसे सब कुछ बता देता है और उसके बाद एन ये सारी चीजें रूज को बताना चाहती थी और उसके बाद वो सब लोग वहां पर बैठ जाते हैं और वो ड्राइवर को लेके चली जाती है रूज के पास और सब कुछ बता देता है। रूज को तो बिल्कुल भी यकीन हो नहीं रहा था ऐसा कुछ हो सकता है। और उसके बाद अभी वो जो ड्राइवर था वो सॉरी बोल रहा था और वो बोल रहा था कि अगर आप चाहते हो तो मैं सजा पाने के लिए रेडी हूँ, यानी कि मैं सजा भुगतने के लिए रेडी हूँ जो मैंने किया था। तभी एन बोलते कि किसी का पास्ट इस तरह से डिग करके, यानी कि पास्ट को इस तरह से ऐसे होता है ना कि टारगेट करके किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी हुआ था वो बहुत सालों पहले हुआ था, ना ही हमारे पास उसका एविडेंस है ना तो कुछ है। और मेरी बहन ने ऑलरेडी बदले के चक्कर में बहुत सारे लोगों की लाइफ को तबाह करके रखा हुआ है, तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ फिर से मैं भी करूँ। अब जो भी हो गया उसको मैं ऐसे ही खत्म करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी फैमिली भी सही रहे और हमारी फैमिली भी सही रहे। मैं मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए आई हूँ, किसी के लिए बदला लेने के लिए नहीं, ऐसा वो बोल देती है। और ये सुनने के बाद वो ये मामला यहीं पर रुक जाता है। हमें दिखाया जाता है रूज और हमारी लेक यानी कि रूज की सिस्टर, वो दोनों वहीं पर बैठे हुए थे और वो बोल रही थी उसकी बहन की मुझे यकीन हो नहीं रहा ऐसा कुछ हो सकता है। और अभी लेक बोलते हैं कि जब तक मॉम नहीं उठती मैं तो इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दोनों फिर से हमें भटकाने की ट्राई कर रहे हैं हमारी मॉम के खिलाफ। तभी रूज बोलता है कि पागल मत बनो, अब मॉम अपने मुंह से कबूल करेंगी तो वो अलग बात है, वरना तो अब इतना कुछ होने के बाद हमें कुछ और पूछने की जरूरत मुझे नहीं लग रही, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है
रात वाला सीन, जब एन घर पे आती है तो वहां पर ऑलरेडी निथान बैठा हुआ था। निथान एन को बेहोश करता है। तो ये क्या था ना, अभी जो निथान था उसने बोला हुआ था वालाई को कि मैं तुम्हें जाने देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपनी बहन देखना पड़ेगा, यानी कि उसके बहन के साथ सोना चाहता है, यानी कि एन के साथ, ऐसा उसने बोला था। और वालाई थे पागल सड़की हुई औरत, उसने ओके बोल दिया हुआ था। और हमें दिखाया जाता है वो उसे लेके जाने वाला था, लेकिन जो एन थी वो उसके साथ फाइट बैक करती है और रूज आ जाता है। रूज आने के बाद दोनों मिलके निथान को वहां से भगा देते हैं। और जो रूज था उसे चोट आई हुई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रूज के घर पे उसे लेके एन को लेके चला जाता है रूज, क्योंकि अभी उस घर पे उसे बिल्कुल भी नहीं थी। और वहां पर जाने के बाद उसकी मलहम पट्टी करती है। और उसके बाद जो एन थी वो बोलती कि मुझे वो वक्त चाहिए रोज जिस टाइम पे तुम खुश हुआ करते थे, ये नहीं कि मेरी बहन की वजह से तुम्हारी फैमिली की लाइफ तबाह हो गई, वो वक्त मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ, हंसता हुआ देखना चाहती हूँ, बोल के काफी अच्छी बातें करती है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि अगर मुझे खुश रखना चाहती हो, मुझे फिर से स्माइल करते हुए देखना चाहती हो, तो मुझे तुम चाहिए। ये सुनने के बाद एन बोलते है कि प्लीज ऐसी बातें मत करो। और वो जाने वाली थी, रोज उसे अपने पास खींच के किस कर लेता है। और एन बोलती कि प्लीज ऐसा करना बंद करोगी, अब मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज रोज। तभी रोज बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने कभी भी तुम्हारी बहन के लिए कोई फील नहीं किया, और उस दिन हम दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं था, मेरे पास एविडेंस भी है, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो, मैंने जब से प्यार का मतलब सीखा है बस तुमसे प्यार किया है, ऐसा वो बोलता है। और वो जो पहली बार मिला था उसी टाइम से वो एन को पसंद करने लगा था, वो सारा सच उसे बताता है और उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उससे दूर ना जाए, क्योंकि ये दोनों साथ में मिलकर भी जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब पापा वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो वालाई के अंदर रिवेंज का मोड है, यानी कि उसके अंदर जो बदला लेने का भाव है, उसको तो वो लोग हटा सकते हैं। और उसे प्रॉमिस कर रहा था कि दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे और वालाई को सही करेंगे, सब कुछ सही करेंगे, हॉस्पिटल को वापस पाएंगे, मुझसे दूर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। एंड बेचारी उसे तो लग रहा था कि रोज उससे प्यार नहीं करता, और ये सुनने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट दिन में फिर से दिखाया जाता है एंड सुबह उठती है और उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल पे थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। रोज उसका हाथ पकड़ के उसे लिफ्ट पे लेके चला जाता है, यानी कि अब ये दोनों ऑफिशियल एक दूसरे को डेट करने लगे थे। लेकिन गाइज ये सब जो वालाई थी वो देखती है, वो तो मतलब है ना ऑलरेडी पगली हुई औरत तो पगला जाती है। सो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, लास्ट टाइम तो ये चीज इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया, लेकिन अब क्या होता है ना, जो एंथी जब घर जाती है तो वहां पर ऑलरेडी निथान बैठा हुआ था, वो उसे पूरी तरह से बेहोश करता है, वो उठ ना पाए, और उसके बाद वो उसे अपने उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है ताकि उसके साथ वो सो सके। और वालाई को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि लकीली पता नहीं कहाँ से वालाई के अंदर अपनी बहन को बचाने वाला भाव आ गया और वो निथान के सर को फोड़ती है। और उसके बाद निथान बोल रहा था तुम्हें क्या करो, तुम्हें पता भी है तुम मुझसे पंगा लेके बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकती। ये सुनने के बाद जो वाला थी वो बोलती कि अभी तो तुम ये सोचो कि अपना जान कैसे बचाना है, अगर तुम ऐसे नहीं गए ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मेरी बहन से दूर रहो, बोलती है। और उसके बाद निथान बहुत गुस्से में बोलता है कि तुम दोनों बहनों को इसका हर जाना तो भुगतना पड़ेगा, और वो वहां से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है एन जब होश में आती है तो जो वाला थी उसे देखती है और उसे सारा बात समझ में आ जाता है, और वो ये भी जान लेती है कि उसकी बहन ने आज उसकी जान को बचाई है, और वो उसे गले लगाती है। और ये तो थोड़ा सा सही, लेकिन वालाई के मन में एक कुछ अजीब सा तो आया है जिसकी वजह से आज अपनी बहन को सही वक्त पे बचा पाई थी, वरना तो आज निथान के हाथों से एन के साथ क्या होता वो तो आप लोग गेस कर ही सकते हो। निथान को अब वालाई ने ऐसे वहाँ से भगा तो दिया था, लेकिन इस बात की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो वालाई को ब्लैकमेल करने लग जाता है, लेकिन वालाई भी चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद एक सबूत था
आप लोगों को याद होगा डे जो रूज के साइड पे था, बहुत पहले उसका खून हो गया था और उसको मारने वाला कोई और नहीं निथान था। और वाला इतनी स्मार्ट थी कि उसने ऑलरेडी किसी को उसके पीछे नज़र रखने के लिए भेजा हुआ था और वो एविडेंस निथान को दिखा देती है। और उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम मुझे और मेरी बहन में से किसी को भी परेशान करोगे तो मैं इस चीज़ को एक्सपोज करूँगी। निथान को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वाला अपने लिए फाइट कर सकती है, उसे धोखा दे सकती है, इसीलिए वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन वाला उसे सीधा उसके कंधे पे एक बहुत बड़ा रॉड होता है, वो घुसा देती है। ऐसे आप लोगों की याद के लिए बता दूं, वाला एक बहुत अच्छी नर्स हुआ करती थी, तो उसे अच्छी तरह से पता है कि इस बंदे को कहाँ पर टारगेट करने से वो बहुत बुरी तरह से घायल होता है। और उसके बाद वो बोलते कि बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, मैंने बहुत झेल लिया तुम्हें, अब इसके बाद तो मैं तुम्हें झेलने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो जो निथान होता है उसे सीधा हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। और निथान को ये चीज़ बर्दाश्त हो नहीं रहा था कि इतने टाइम तक जो मछली अपने हाथों में थी, यानी कि वालाई, वो उसके हाथ से बाहर हो चुकी थी। एक तरफ दिखाया जाता है एन और रूज का प्यार 7वें आसन पे चढ़ चुका था। रूज एन का बहुत प्यार दिखा रहा होता है, एन से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, उसको पागल की तरह प्यार करने लगा था। दोनों का काफ़ी अच्छे मोमेंट शेयर करने लग रहे थे और उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उसका ख्याल पूरी लाइफ रखेगा और कभी डाउट नहीं करेगा। बेसिकली लवी डबी कपल वाले सारे हरकतें इनके बीच में भी चल रहा था और उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो निथान को इन दोनों बहनों को हट करने बिल्कुल भी नहीं देगा। सो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो रूज था वो निथान के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट 100 सबूत है, क्योंकि जो वान ने उसे बहुत सारे सबूत दिया हुआ था और वो नाम तो नहीं बताता, लेकिन वो बोलता है कि अगर तुमने कुछ भी किया वाले के साथ या फिर एन के साथ तो उस सिचुएशन में मैं सामने आऊँगा और तुम्हें मैं कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो बोलता है। ये सुन के निथान को बड़ा गुस्सा आता है और वो सोच रहा था कि मुझे किसी भी कीमत पे इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। हमें दिखाया जाता है वालाई। अब एन और रूज तो काफ़ी अच्छे लबी डबी कमल बन के बैठे हुए थे और वो कुछ भी करके एन और रूज को अलग कर नहीं पा रही थी, इसीलिए वो एन को कॉल करके ये बोलती कि निथान मुझे हार्म कर रहा है, प्लीज़ आ जाओ, मुझे घर पे अकेले डर लगता है। और एन एक अच्छी बहन होने के नाते से वो सोचती है कि मैं ऐसे मोमेंट में अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने पहले एक अकेले छोड़ के उसकी बहन ने बहुत कुछ झेला था। सो वो डिसाइड करती है वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो रूज से प्रॉमिस करके गई थी कि वो उससे टाइम कॉल ज़रूर करेगी। और हमें दिखाया जाता है जो एन थी वो वाले के घर पे जब जाती है अपने घर पे, तो वो वहाँ पर ऐसा सिचुएशन था कि उसने अपने आप को ऐसे हार्म किया हुआ था ये दिखाने के लिए कि निथान ने उसे सच्ची में हार्म किया है। एन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो डिसाइड करती है मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। बेचारी को पता नहीं था उसकी बहन ड्रामा कर रही है और वो रूज को कॉल करके बोलती है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बहन का ख्याल रख लूँगी। और जो रूज था वो भी थोड़ा परेशान था कि एन के साथ कुछ गलत ना हो और उसे बोल रहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रख लूँगा। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो हमारी वालाई थी वो प्रेग्नेंट होने का ड्रामा करती है, यानी कि वो पता नहीं कैसे मैनिपुलेट करती है और ऐसा सिचुएशन क्रिएट करवाती है कि एन उस पर भरोसा कर लेती कि हाँ ये सच में प्रेग्नेंट है और वो किसी और प्रेग्नेंट लेडी का रिपोर्ट ऐसे मैनेज करके ब्लड सैंपल यूरिन सैंपल वो एन के पास ले आती है और बोलती है कि ए रूज का बच्चा है। ये सुनने के बाद वो शौक में आ गई। सो हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जाती है जो वालाई थी वो रूज के पास और वो उसे रिपोर्ट दिखा देती है। ये देखने के बाद रूज बोला था कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, हम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं तो तुम मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो। ये सुनने के बाद जो वालाई थी वो बोलती कि ये रिपोर्ट मैंने नहीं बल्कि खुद एन ने बनाया हुआ है, अगर भरोसा नहीं तो चुपचाप उसके पास जाके पूछ लो। वो चाहती है कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए और तुम इस बच्चे का ध्यान रखो, इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनने के बाद जो रूज था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। वो एन के पास जाके बोलता है कि क्या ये सच है, तुम्हें लगता है कि मेरे और उसके बीच में सच्ची में कुछ हुआ है। ये सुनने के बाद एन कुछ बोल नहीं पाती और उसे पूछता है कि जवाब दो एन, मुझे जानना है क्या तुम सच्ची में चाहती हो कि मैं वालाई के साथ शादी करूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ
स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। एन कुछ बोल नहीं पाती और रुच बोल रहा था कि अगर तुम एक बार बोलोगी ना कि तो मैं चुपचाप जाके वाले से शादी कर लूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मुँह से सुनना है। ये सुनने के बाद एन अपने मन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के बोलता कि हाँ मैं चाहती हूँ तुम मेरी बहन से शादी कर लो, वो तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ये ज़रूरी है, तुम अपनी बेबी का ध्यान रखो, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद रोज को बहुत गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी होता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में थेप के साथ, थेप नहीं गीता के साथ जो एन थी वो बातें कर रही होती है, लेकिन जो रोज था वो गलत समझ लेता है। असल में क्या था ना, जो गीता था उसने एन से कुछ बात शेयर किया हुआ था, उसे बुरा लग रहा था कि एन के साथ ये सब चल रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है रोज और एन के बीच में क्या चल रहा था। और ऐसी सिचुएशन में उसने उन दोनों को अलग कर दिया उसकी खुद की बहन ने, और उसे संभाल रहा होता है, लेकिन रूच उसे बहुत ज़्यादा गलत समझ लेता है। फिर भी अभी एन मन बना चुकी थी कि उसे उसकी बहन की खुशियों के लिए लड़ना है। अब ना चाहते हुए भी रूज और एन एक दूसरे से अलग हो चुके थे, और जो रूज होता है वो वालाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है, उसके साथ प्यार करने का ड्रामा करने लगता है। गाइज मैं पहले ही बता दूँ ये सब ड्रामा था, और वो वालाई को इतना कन्विंस कर लेता है कि अगर उसे शादी करना चाहती है तो उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी लौटानी होगी, और वालाई उसके प्यार में इतनी पागल थी कि वो उसकी सारी बातों को मान जाती है। और जो रूज होता है वो एन के सामने ही वालाई को शादी के लिए प्रपोज करता है, क्योंकि कुछ वक्त बीत चुका था। एन को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो सोच रही थी कि मेरी बहन की खुशी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इतना सैक्रिफाइस तो कर ही लूँगी। हमें दिखाया जाता है जो निधान था उसे पता चलता है वालाई प्रेग्नेंट है, और उसके बाद उसका पारा सनक जाता है, और इनफैक्ट उसने तो वन को भी अजान से मार डाला था जब उसे पता चला कि वो रूज की साइड पर है। और वन के फ़ोन से इसे सारे एविडेंस मिले हुए थे, और वो वन नाइट स्टैंड वाला जो वालाई ने रूज के साथ किया था, जो मतलब असल में वन नाइट स्टैंड नहीं था, उसने सेटअप किया था, वो सब कुछ एविडेंस मिल गया था। और अब शादी वाला दिन में दिखाया जाता है जहाँ पर निधान जाता है उसके पास और उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम ये सब ड्रामा कर रही हो, और एक बात बताओ, जो रूज था उसके साथ तो तुम्हारा कोई वन नाइट स्टैंड हुआ नहीं था, इसका मतलब वो बच्चा मेरा है ना। तभी वो बोले थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ये सुनने का दो बोलते कि ठीक है मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक एविडेंस से बोलता है, और उसे वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर वालाई ने वन नाइट स्टैंड वाला सेटअप करवाया था, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, लेकिन ये ज़रूर होगा मैं इस बच्चे को इस्तेमाल करके रूज को और ज़्यादा परेशान करूँगा, उसे और कंगाल करूँगा, तुम्हारे बच्चे को इस्तेमाल करके, ऐसा वो बोल रहा होता है। और वो बोलता है कि जाओ जाओ चुपचाप कर लो शादी, हमें क्या है, और वहाँ से निकल जाता है निधान। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नागपीठ को, जब राशिद बोलता है कि उसने तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए ओके बोल दिया, तो ये सुनने के बाद वो कॉल करती है वालाई को, और उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम की मौत की जिम्मेदार हूँ, मैं कन्विंस कर लूँगी, बदले में तुम्हें किसी भी कीमत पे शादी से बाहर आना है। ये सुनने के बाद वालाई बोलती है कि अब बहुत लेट हो चुका है, और वो बोलती है क्यों, तभी वालाई बोलती है कि क्योंकि अब मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए, तुम्हें मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करना चाहती हूँ कि मैं ये दिखा के कि मैं तुम्हारे पति के साथ भी सोई थी और तुम्हारे बेटे के साथ भी सोऊंगी, ऐसा वो बोलती है। अब हमें दिखाया जाता है सीधा वेडिंग वेन्यू पे। जो वालाई थी वो तो बहुत खुश थी क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा था, और हमें ये दिखाया जाता है कि रोज सारे मीडिया वालों को सामने बुलाता है, और उसके बाद ये रोज का कोई शादी वादी करने का प्लान नहीं था। ऑलरेडी जो वालाई थी 50% शेयर हॉस्पिटल के वो रोज के नाम पे कर चुकी थी प्यार में अंधी होके, और उसने बहुत कुछ सीक्रेट रिवील कर दिया था और वही चीज़ इस्तेमाल करता है रोज सारे मीडिया के सामने, और वालाई बहुत गंदी तरीके से ह्यूमिलेट होती है। उसने आज तक जो भी कांड किया था रोज सब कुछ एक्सपोज कर देता है, और ये देखिए एन का तो दिमाग खराब हो गया था, वो तो समझ नहीं पाती कि क्या चल रहा है। वालाई वहाँ से भाग जाती है, और इस तरह से रोज अपने पापा और अपने हॉस्पिटल का नाम वालाई से क्लियर करवा देता है। तो रोज ने तो बदला ले लिया, लेकिन हमें एन को दिखाया जाता है। एन रोज को पूछते हैं तुमने सब क्यों किया, तभी रोज बोलता है कि अपने फैमिली के लिए ऑब्वियसली मैंने बोला था ना तुम्हारी बहन को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, उसने जो मेरे फैमिली के साथ किया था वो
सही बिल्कुल भी नहीं था और मैंने वही किया। तुम तो चाहती थी ना कि मैं तुमसे दूर जाऊँ, मैंने कर लिया वो। और उसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे मेरा हॉस्पिटल का शेयर भी वापस मिल गया और मैं अपने पापा का नाम भी क्लियर कर चुका हूँ। गलत तुम्हारी बहन थी और उसने मेरे पापा के साथ गलत किया, मेरे फैमिली के साथ गलत किया, ऐसा वो बोलते हैं। ये सुनने के बाद एन उसे बोलती कि इसका मतलब तुम अब तक जो मेरे साथ अच्छे हो रही थी वो भी तुम्हारा प्लान होगा ना मेरी बहन से सब कुछ वापस करने के लिए, और मेरे नाम पे जो शेयर थे हॉस्पिटल के वो भी तुमने वापस कर लिया। कंग्रेचुलेसन, तुम्हें जो भी चाहिए था सब कुछ मिल गया, अब तो बहुत खुश हो गए ना, बोल के वो वहाँ से वो चली जाती है। ये कहती है कि लेकिन इसके लिए मेरी बहन के रेपुटेशन को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने सब कुछ खो दिया, मेरी बहन की रेपुटेशन ख़राब हो गई। और वो बोलती कि आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, और वो वहाँ से चली जाती है। अब वालाई रूज को तो पा न सकी, इसीलिए वो जाती है नागपीर के पास और वो बोलती कि चुपचाप अपना गुनाह कन्फेस करो, जैसा तुमने बोला था मैंने तुम्हारे बेटे से शादी नहीं की। और वो अपने फ़ोन को निकालती है, लेकिन नागपीर अब तक ड्रामा कर रही थी। वो नॉर्मल थी, वो उठती है, वो सीधा वालाई के सर पे मारती है और उसके बाद वो बोलती है कि तुझे क्या लगा मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी? तूने जो मेरे पति के साथ किया, मेरे पति को मुझसे छीन गई और अभी मेरे बेटे को भी छीनने वाली थी, मैं तेरे बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। बोल के वो बोलती कि जिस तरह से मैंने अपने पति का काम तमाम किया था इसी तरह से मैं तेरा भी काम खराब करूंगी। वाले बोलती कि तुम क्या बोल रही हो। तो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर प्राको पहले मरे नहीं थे और उसके बाद वो वाला सीन था जहाँ पर वाला मिलने के बाद वहाँ पर आई हुई थी नागपीर। और उसके बाद उसने ऐसा दाल चला कि जो डॉक्टर पैकअप थे वो बोले थे कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी ताकि तुम अपने मिस्ट्रेस के साथ हैप्पीली रह सको? ऐसा कभी होगा भी नहीं, भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली और मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लूँगी। बेसिकली जो नागपीर थी एक नंबर की लालची थी और फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती शादी तो करवा दी, लेकिन डॉक्टर पैकअप कभी भी उससे प्यार नहीं कर पाए, ना ही नागपीर उससे प्यार करती थी। लेकिन उसने हमेशा से इस्तेमाल किया था डॉक्टर पैकअप का, क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा अमीर था और वो बोल रही थी कि मैं तुम्हें कभी उस मिस्ट्रेस के साथ जाने के लिए डिवोर्स तो नहीं देने वाली। और तभी वहाँ पर वो जो ECG वो जो भी चल रहा था कंप्यूटर में जो होता है वेंटिलेटर, वो लो होने लगता है और वो बोल रही थी कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन वो बोलती है कि अगर तुम मरोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी और मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगी, वो भी उसके लिए ताकि तुम अपने मिस्ट्रेस के साथ जाके वेली रह सको। ऐसा तो होने से रहा। और उसके बाद वो मेक श्योर करती है कि जब तक डॉक्टर पैकअप मरे ना तब तक वो कुछ बोले ना। और जैसे डॉक्टर पैकअप की जान चली जाती है और उसके बाद रोने का ड्रामा करती है। ये सब सुनने के बाद वालाई तो शौक में आती है, यानी कि उसकी वजह से नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी की वजह से डॉक्टर पैकअप मारे गए थे। और वो बोले थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन जो हमारी नागपीर थी वो बोलती कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया, उस बंदे ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं तो मैं उसे क्यों प्यार करूँगी, मैं उसके लिए क्यों अच्छा सोचूंगी, ये सब बोलती है। और उसके बाद वो उसे जलाने की ट्राई करती है ताकि वो मर पाए, लेकिन बोलते हैं ना जिसके लिए गद्दा खोदो वो खाडल खोदोगे वही में गिर जाओगे। और वाला ही तो नहीं लेकिन नागपीर जल के मर जाती है। और रोज को जब पता चला उसकी मॉम के साथ ये सब हुआ है उसका दिमाग खराब हो गया। वो पूछता है कि को ले गए, कौन लेके गया था मेरे मॉम को। जब पता चलता है वाला ही तो वो सीधा पुलिस लेके वाला के पास चला जाता है एंड वालाई को संभाल रही होती है। वो बोल रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मुझे तो समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि खुद वालाई भी खून से लथपथ थी। और तभी वहाँ पर रूज आता है और वो बोलता है पुलिस वालों को कि इसे पकड़ लो, इसने मेरी मॉम की जान ली है। एंड उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि प्लीज़ बात को समझो, ये भी हॉट है, मुझे लगता है कुछ गलत फहमी है। लेकिन जो वालाई थी वो पूरी तरह से मोखला गई थी, वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी क्रीट का फ़ोन आता है रोज को और उसके बाद हमें सीधा शाम वाला सीन दिखाया जाता है। तो असल में क्या हुआ था ना, जब वालाई ने फ़ोन को निकाल के बोला था कि आपने गुनाह कन्फेस करो तो उस टाइम पे वो कैमरा ऑन ही रह गया था। वहाँ पर जल गई बस नागपीर, लेकिन वो कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था जहाँ पर उन्होंने कन्फेस किया था कि वो खुद में अपने पति को मारने में रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब बातें दो भाई बहन में चल रही थी और उसको बहुत बुरा लगता है कि उसके खुद की मॉम की वजह से उसके पापा मारे गए थे और चाहती तो वो बचा सकती थी। और उन दोनों को यकीन हो नहीं रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ रोने लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है अब नेक्स्ट डे जहाँ पर जो रूज की बहन होती है वो अभी बात करने आई हुई थी वाला एन के साथ।
रूज की बहन बताती है कि वाला की कंडीशन बहुत ख़राब है, वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है और ट्रीटमेंट में बहुत वक्त लगने वाला था। ये सुन के एन को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वाला सच्ची में बहुत गंदी तरीके से रिएक्ट कर रही थी, जिसका मतलब उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा था ये इंसिडेंट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रूज एन से बात करने के लिए आता है, ये कहने के लिए कि तुम सच्ची में अभी भी मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे माफ़ नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद एन बोलते हैं कि माफ़ी उन लोगों को किया जाता है जो गलती से गलती करे, लेकिन तुम तो ऐसे इंसान हो जिसने जानबूझ के 2 लड़कियों की जान के साथ खेला है, उसकी लाइफ के साथ खेला है, और मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें बस बदलना चाहती थी, तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहती थी, लेकिन मेरी ये गलती मेरी बहन के लिए बहुत भारी पड़ गई और अभी मेरी बहन की ऐसी हालत है। ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम सच्ची में कुछ चाहती हो मेरे लिए तो मेरी बहन का ख्याल रखना, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। बाद में रोज को पता चलता है एन तो हॉस्पिटल छोड़ के चली गई है और किसी को पता भी नहीं है कि एन कहाँ पर रहने वाली है। अब कुछ वक्त का इंटरवल दिखाया जाता है जहाँ पर जो रूज था वो वालाई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। भले ही रूज से दूर जा चुकी थी एन, लेकिन थेप के नज़रों से नहीं, क्योंकि थेप को अच्छी तरह से पता था एन कहाँ पर थी। वो उसके पास जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे पूछ रहा था वो क्यों ऐसे चली गई, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं बताती। लेकिन बाद में पता चला जो एन थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो अभी रूज से दूर इस बात को ऐसे गई थी ताकि वो उससे मतलब फिर से उसकी लाइफ को हैम्पर ना हो। और हमें दिखाया जाता है जो थेप था वो एन को ले आता है रूज के पास। रूज घर के छत पे था और वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद थेप बोलता है कि मैं एन के लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ। एन मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपनी दोस्त के ज़्यादा सोचा नहीं और मुझे इससे कोई भी दुख नहीं है। आई एम सॉरी एन, मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा नहीं कर सकता और मैं तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ में भी नहीं देख सकता। ऐसा वो बोलता है और वो रूज को बोलता है कि रूज अब से तुम्हें इनका ध्यान रखना है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं बल्कि उसका बच्चा भी है जो तुम्हारा है। ऐसा वो बोल के वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद रूज तो शौक में आ गया था कि एन प्रेग्नेंट थी और वो उसके आस पास भी नहीं थी और एन वहाँ से जाने वाली थी। रूज उसे पीछे से गले लगा के बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि इतने वक्त में मैंने एक दिन में नहीं रहा है कि तुम्हें मिस ना किया हो। मैंने जो किया है वो बहुत गलत है, लेकिन मैंने डे 1 से सिर्फ तुमसे प्यार किया है। पहली बार मैंने जब तुम्हें देखा था ना उस वक्त से तुम मेरे दिल में हो, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे और मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं तुम्हारी अहमियत को समझा नहीं पाया। प्लीज़ एक मुझे चांस दो हमारे बच्चे के लिए। ऐसा वो बोल के उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, हम साथ में भी सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। और एन भी इस बार पिघल जाती है और उसके बाद वो उसे माफ़ कर देती है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली वाले सीन में दिखाया जाता है वाला अब थोड़ा बेटर हो चुकी थी और वो सारे हॉस्पिटल के पेपर सब कुछ वो रूज को वापस कर देती है, इवन वो फाउंडेशन और फार्मास्यूटिकल जहाँ पर मेडिसिन बनाया जाता था। और वो उन लोगों को बोलती है सॉरी, क्योंकि मेन रीज़न तो वाला ही थी इनके लाइफ में इतने सारे पंगे होने का। और रोज भी उसे माफ़ कर देता है और फाइनली अब एंड तो होने वाला था। और एपिसोड के एंड में ये दिखाया जाता है कि जो हॉस्पिटल था अब तक इतने सारे पंगे हो रखे थे, उसका CEO रूज बनेगा और पूरे हॉस्पिटल को अब एन संभालने वाली थी, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर प्राकोप गुरु थे और गुरु का जो लेगेसी था वो आगे ले जाने के लिए एन डिसाइड करती है। और वो डॉक्टर प्राकोप का फ़ोटो देखकर बोल रही थी कि मैं आपके हॉस्पिटल और आपकी फैमिली दोनों को संभालूंगी और आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आपने सोचा हुआ था वो सब कुछ होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद होगी और मैं आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँगी। ऐसा वो बोलती है। एक अच्छी स्टूडेंट, एक अच्छी बहू और एक अच्छी वाइफ होने के सारे फर्ज अब एन निभाने वाली थी। और हाँ गाइज, मैं निथान के बारे में तो बताना भूल गई थी। असल में वाला उसके पीछे इतने ज़्यादा गोलियां बरसाती है कि वो पैरालाइज हो गया था पूरी लाइफ टाइम। और जो रूज था वो उसे जाके बोलता है कि हाँ वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि तुम जैसे बाप उसके बच्चे के लिए मिले, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे लिए सजा ये होगी कि तुम पूरी लाइफ इसी तरह से रहोगे और ना ही अपने बच्चे से मिल पाओगे। जहाँ तक वालाई का सवाल है उसका ख्याल हम
हम रखेंगे, ऐसा उसने बोला था। और गाइज इस तरह से ये ड्रामा ख़त्म हो गया। आई नो बहुत लंबा ड्रामा था, 24 एपिसोड ख़त्म करने के लिए मुझे 5 महीना लग गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ड्रामा तो बहुत इंटरेस्टिंग था लेकिन मैंने थोड़ा लेट कर दिया इसको ख़त्म करने में। मिलते हैं अगले ड्रामे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।